तो मैं हूं आशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडजेट चैनल। जी हाँ दोस्तों, हम 11वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर यानी फ़िज़िक्स के जो पहले स्टार्ट करेंगे तो जो बेसिक चीज़ है, ख़ास करके जैसे वेक्टर हो गया, उसके बाद मापन विधि हो गए, तो ये आपका जो है मैथमेटिक्स में भी काम आएंगे और आपका जो फिज़िक्स में भी काम आएंगे। यानी पहला चैप्टर इसको आप बोला जा सकता है। लेकिन पहला चैप्टर का जो नोट्स है उसको हम एक वीडियो में दे चुके हैं। उस नोट्स वाला वीडियो जो है 1 साल पहले या कुछ दिन पहले हम दिए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, तो जाकर वहाँ सब दे सकते हैं, या तो आप 11वीं क्लास के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग इससे पहले एक वीडियो बात किए थे तो 2 विमीय पद्धति तक, तो उसमें थोड़ा सा जो है कुछ पेज बता दिए थे, वो लगभग 40 मिनट का हो गया था। तो आज हम इसमें कुछ आधा जो है वीडियो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जो वो ये वीडियो जो पहले देख रहे हैं उसको समझ में नहीं आएगा, इससे पहले वो वीडियो देखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो आप आई बटन में जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को हम इस वीडियो के आई बटन में दे देंगे। आई बटन का अर्थ होता है कि यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा, आई जैसे लिखा हुआ, उसमें आप क्लिक करेंगे तो वीडियो का जो है टाइटल आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके ऑटोमेटिक आप खोल सकते हैं। तो त्रिविमीय पद्धति क्या होता है? वह कार्तीय और निर्देशांक पद्धति जिनमें हम तीनों अक्षों की ज़रूरत पड़ते हैं, त्रिविमीय पद्धति कहलाते हैं। यह जो है यह सदिश को आकाश में स्थित हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम ऐसे करके यहाँ से एक लाइन लेके गए, इसमें हमारा एक्स वाई जेड तीनों की ज़रूरत है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिविमीय बोलेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे ओपी लिए, मान के चले कि ओपी मेरा कोई एक ये है, ठीक है, यहाँ से ओ है और यहाँ से पी है, तो इसको यहाँ से ऊपर की ओर, ठीक है, इस बिंदु से ऐसे नहीं, ऊपर की ओर लेके गए, तो ऊपर की ओर लेके गए तो तीनों इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे तीनों ये चीज़ को बताया जा रहा है। तो ओपी अर्थ होता है रिएक्टेंट आर, हम इसको मानेंगे, और आर बराबर होता है एक्स कैप, यानी एक्स अक्ष के लिए जेड, वाई अक्ष के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप। तो उपरोक्त तीनों अक्षों की प्रयोग करना है, तीनों अक्ष को हम लोग प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सदिश भौतिक राशियों का योग या संयोजन। अगर कुछ सदिश राशि है, भौतिक राशि, तो उनका संयोजन या योग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सदिश योग उन्हीं राशियों का होगा जो एक समान प्रकृति की हो। सदिश योग नियमों पर आधारित होते हैं। सदिश योग नियम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज नियम, केवल 2 राशियों का योग, समांतर चतुर्भुज नियम, और बहुभुज नियम, ठीक है। जब सदिश 3 या 3 से अधिक हो, यह होता है। अब त्रिभुज नियम क्या है, इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर किन्हीं 2 सदिशों को किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। अब हम अगला पेज में चलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो तीसरे भुज उल्टा क्रम में इन सदिशों का योग निरूपित करेंगे। यानी मतलब हो रहा है कि यहाँ से एक अगर गया और यहाँ से एक गया, 2 गया, तो यहाँ से अगर हम माने कि P और यहाँ से हम आ जाएंगे, और तीसरा भुजा जो है ऐसे नहीं जाएंगे, फिर शुरुआत बिंदु से ऐसे जाएंगे, ठीक है। यही उसका निरूपण की विधि होते हैं। और एक बार आपको समझाते हैं, P और यहाँ से Q 3 राशि हो गया, अब 2 हो गया। अब इनको वहाँ से नहीं, फिर शुरू से यहाँ से अगर जाएंगे तो इन दोनों का योग के बराबर हो जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सदिश राशि का योग। समांतर चतुर्भुज के नियम, अगर समांतर चतुर्भुज है तो उनमें हम कैसे क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा जो है काफ़ी पहले का लिखा हुआ था, इसलिए आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। तो खैर जो भी है, बात समझने से मतलब है, और चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेश करके अपने से, तो अच्छा लगेगा आपको। अगर किन्हीं 2 सदिशों को किसी भी समानांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित की जाए, तो इन भुजाओं को कटन बिंदु से गुजरने वाले विकिरण सदिश के योग के बराबर होंगे, यानी इसको दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ से अगर जाएगा तो 1 मानेंगे, और यहाँ से एक जाएगा तो फिर उसको Q मानेंगे। तो उसी तरह यहाँ से गया तो एक P हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक गया तो ये Q हो गया, दोनों को मान लिए। अब दोनों का जोड़ कर लेंगे तो ये आपका 3 राशि हो जाएगा, यानी समानांतर। तो ये वाला अगर गए, आपको और एक बार समझा देते, समानांतर चतुर्भुज है, तो ये गया तो ये गया तो ये भी हो गया। अब इसको अगर हम लोग ले लिए तो ये भी मेरा हो गया, ठीक है। तो 2 राशि ले लेंगे और उसके बीच वाला को ले लेंगे तो ये हो जाएगा। अगर बहुभुज का नियम, ठीक है, जब 2 से अधिक सदिश का जोड़ हो,
तो बहुभुज नियम उपयोगी होते हैं। यदि सदिशों की किसी बहुभुज की क्रमागत दो भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो अग्रिम भुजा उल्टे क्रम में सदिश के योग को निरूपित करेगी। ठीक है, सदिश के योग को निरूपित करेंगे। जैसे के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मान के चले P यहाँ से शुरू हुआ तो P और यहाँ से फिर जाएगा Q, यहाँ से फिर जाएगा R, यहाँ से फिर जाएगा। अब इस वाला को लास्ट में ऐसे करके लेंगे तो उसका जो है जोड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको अब फिर यहाँ से बढ़िया से दिखाते हैं। OP ये P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये R वेक्टर हो गया, ये S वेक्टर होगा। इनको जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया क्या, P Q R S सभी का जोड़ हो गया। ठीक है, जैसे ऊपर में हम दिखाए थे। तो एक एग्जाम्पल है, दो सदिशों यानी P व Q की योग परिमाण का मान का परिणाम और दिशा ज्ञात कीजिए जबकि इन सदिशों के बीच की कोण जो है थीटा हो। तो सर्वप्रथम सदिश योग हेतु सदिश एक त्रिभुज हम लोग ले लेंगे, ABC की रचना करेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज ABC की हम लोग यहाँ पे रचना करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ABC एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं। अब ABC त्रिभुज में अब हमको क्या करना है, यहाँ पे दो राशि हमको लेना है। तो यहाँ पे एक P यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। अब इसी को आधार पर यहाँ पे हम इसके Q चले जा रहे हैं। अब ये आपका है R। ठीक है, इसको मान लिए हैं, इसको आप ये मान लिया, इसको ये। अब इनको हमको जोड़ करके दिखाना है। ठीक है, उधर जो चित्रों दिखा है उस चित्र अनुसार अब वीडियो को पहले पॉज करके देख लीजिएगा चित्र एक बार। ठीक है, उस चित्रों के अनुसार माना परिमाण सदिश का परिमाण R तथा दिशा सदिश P के साथ थीटा कोण यानी फाई। ठीक है, तो यहाँ पे फाई है, सदिश त्रिभुज के नियम से R बराबर होगा P जो Q। इस समीकरण को 1 मान लिया। अब R व जो फाई की गणना करेंगे तो R व फाई की गणना हेतु शीर्ष से जो शीर्ष से तक बढ़ाई हुई भुजा AB पर लंब जो है CM लंब डाला गया। फिगर को बढ़िया से देखिए। ठीक है, पहले आप जो है पेपर में उस फिगर जो हम पहले पेज पे आपको दिखाए उस फिगर को हम ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पेज को बार बार इधर उधर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपको वो पहले आपको फिगर जो है इसको कंप्लीट करना होगा। देखिए, मोबाइल से जो स्क्रीनशॉट के वीडियो रिकॉर्डिंग होता है इसमें थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा सुविधा होते हैं, लेकिन बच्चों को समझने में थोड़ा सा कठिनाई होंगे। बोर्ड पर समझाना वो अलग टाइप का होता है, लेकिन उसमें हमको जो वीडियो बनाने में तो लंबा सा टाइम लगता है, और उसमें फिर लिखना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसमें कट करना, एडिटिंग करना बहुत प्रोसेस पड़ता है। लेकिन स्क्रीनशॉट से थोड़ा सा हम लोग को सहूलियत मिलते हैं, लेकिन आप लोग को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो जैसे जैसे जो पॉइंट आपको हम समझाएंगे, जो आप समझ पाइएगा उसको लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, अरे तब वीडियो को प्ले पॉज करके पॉज कीजिए, फिर समझिए, फिर पॉज कीजिए, फिर प्ले कीजिए। ऐसे करके कर जाइएगा तो आप पूरा चीज़ जो है समझ में आ जाएगा। अब त्रिभुज AMC में अब फिगर में इसको फिर मिला लीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस जो प्रमेय होते हैं उनके अनुसार AC की स्क्वायर हम करेंगे तो कर्णों का स्क्वायर हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर हो जाएगा AC। और AM की स्क्वायर को हम फिर यहाँ पे तोड़ रहे हैं, AM प्लस PM का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण 2 हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इसको हम लंब C डाले हैं और समीकरण में हम लिखे हैं कि अगर ये R है तो इन दोनों का योग हो जाएगा, तो उन दोनों का योग में से यहाँ पे हम इसको समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि त्रिभुज BCM में हम जानते हैं कि आपका cos थीटा यहाँ पे आ गया, तो ये आपका हो जाएगा BM/CM। ठीक है ना, सॉरी BM/BC। अब यहाँ पे हो जाएगा कि BM हो गया और BC का वैल्यू Q है, तो BM का वैल्यू हो जाएगा Q cos थीटा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब पुनः फिर हम त्रिभुज BCM जाएंगे, BCM फिर उसको साइन थीटा के हिसाब से हम बात करेंगे, तो CM बराबर Q बराबर ये, तो CM बराबर ये हो गया Q साइन थीटा। इसको समीकरण 4 मान लिए। अब समीकरण 2 जो मेरा था उस समीकरण 2 को देखिए, हम समीकरण 2 को यहाँ से छोड़ के आए थे। ठीक है, यहाँ से छोड़ के आए थे। अब इसमें हमको क्या करना है, सबका वैल्यू रखना होगा। तो AC का भी वैल्यू हम रखिए, AC का नहीं रखिए। अब यहाँ पे AM जो है, AB जो है उसका वैल्यू P हो गया, BM का वैल्यू है जो Q cos थीटा स्क्वायर कर दिए, और CM का जो यहाँ पे वैल्यू मेरा आया, CM का वैल्यू उसमें हम Q साइन स्क्वायर थीटा कर दिए। अब इसके बाद इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आगे मेरा प्रोसेस फिर हमको चलेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेन फाई जो है इसको देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर जो होता है वाई होता है टेन फाई, और इसको जो है इन्वर्स में लेके गया और वो पूरा हो गया। यानी फाई बराबर अगर देखें तो टेन इन्वर्स पी बाई क्यू लास्ट टाइम आएगा। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे एक देख सकते हैं। 2 नंबर एक सवाल है कि यदि पी और क्यू समानांतर या एक ही दिशा में होते हैं तो क्या होंगे। तो एक ही दिशा में अगर होगा तो जो है कॉज थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। एक ही दिशा में होगा यानी समांतर लाइन में अगर होंगे तो उनके बीच जो है थीटा 0 हो जाएगा। 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 1 आने पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर, और ये आपका 2pq रह जाएगा और क्यू स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब फिर अगर हम बढ़िया से इसको देखिए कि पी स्क्वायर और इधर क्यू स्क्वायर बीच में 2pq, इसका अर्थ हो रहा है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर का अर्थ होता है कि रूट भी ख़त्म और उसका स्क्वायर भी ख़त्म, तो ये आपका आ जाएगा। और इसका अगर हम डायरेक्शन निकालने जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, उसमें 0 डिग्री फार्मूला लगाएंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री का 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का 1 होता है। तो ऊपर में हो गया 0, नीचे यानी यहाँ पे 10 0, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं आएंगे। ठीक है, फिर 3 नंबर स्थिति ये है, आपको पहला दूसरा तीसरा स्थिति भी दिखाते हैं। यदि पी और क्यू परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है, तो विपरीत दिशा में होंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ये इधर और एक सदिश इधर जाएंगे तो इसके जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो अब फिर यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे तो उसका मान -1 जाएगा। -1 यहाँ पे पढ़ेंगे तो माइनस, और इसका अगर फार्मूला देखेंगे तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन जाता है। फिर वो होल स्क्वायर हो गया तो रूट भी खत्म, स्क्वायर भी खत्म, तो इसका ये हो गया। अब हम लोग को इसका डायरेक्शन निकालना होगा। फिर तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन निकालने जाएंगे तो फाई बराबर मेरा यही हो गया, और साइन 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का 0, कॉस 180 डिग्री का जो होता है 1 आ जाता है। तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इसको गुना करेंगे तो ये आपका आएगा, लास्ट टाइम इसका 0 ही आएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे सदिश योग के गुण। सदिश योग के गुण क्या होते हैं, क्रम विनिमय का नियम का पालन ये करते हैं। क्रम विनिमय का नियम का अर्थ होता है कि क्रम विनिमय के नियम के अनुसार 2 सदिशों का योग इस प्रकार होता है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए ये होता है। सहचर्य का नियम भी ये मानते हैं। सहचर्य का नियम का अर्थ होता है एसोसिएटिव लॉ, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। और इन सब चीज़ों का जो अभी 8 क्लास के मैथ से भी स्टार्ट है। आप पढ़े हैं 8 क्लास तो आपको पता होगा, 8 में भी है, 9 में भी है। ये सब चीज़ अभी जो है बच्चों के क्लास में भी इंक्लूड कर दिया गया, पहले ये सब नहीं था। तो ए प्लस भी बाहर में है सी, अब ए को बाहर में रखिए बी प्लस सी, तो ये भी आपका नियम लागू होता है। सदिशों का नियोजन, सदिशों का वियोजन। तो सदिश का वियोजन कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार से किया जा सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से सदिशों का वियोजन 2 प्रकार से किया गया है। तो द्विविमीय तंत्रों में सदिशों का वियोजन, त्रिविमीय तंत्रों में सदिशों का वियोजन, ये फिर आपका होगा। ठीक है, तो विमीय तंत्रों में सबसे पहले हम लोग सदिशों का वियोजन देख लेते हैं। तो विमीय तंत्रों में सदिशों का वियोजन जो है, वियोजन तंत्रों निर्देश तंत्रों के अनुसार 2 अक्ष यानी एक्स वाई उनका परिणाम जो है ये, इनके लंबवत, इनको लंबवत के इसमें ये करना पड़ेगा। तो ये लास्ट और आखिरी है, एक यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। सदिश जिनके परिणाम बल 4 न्यूटन और 5 न्यूटन के मध्य 60 डिग्री का कोण है, तो परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो आर रिएक्टेंट तो हम लोग जानते हैं कि दोनों को मान ले, एक को मान ले पी, एक को मान ले क्यू। अब दोनों को स्क्वायर करेंगे और इसके बीच जो है थीटा का मान दिया गया, ना कि आपका 90 डिग्री बताया गया। परपेंडिकुलर होता, अगर थीटा नहीं बोलते तो भी हम लोग 90 डिग्री लिखते, अगर समानांतर बोलता तो 0 डिग्री लिख देते। यदि हमको बोलता है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते तो थीटा का वैल्यू हम लोग 180 डिग्री देते हैं। तीनों कंडीशन आपको हम समझा चुके हैं। अब चारों का तीनों, पहला जो सदिश है उसका भी मान दिया गया, इसका भी मान दिया गया, तो दोनों का जोड़ दिए। अब यहाँ पे cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 आ गया। अब उसको कैलकुलेशन करके तो इसका जो है परिणाम आ गया 61 न्यूटन। ठीक है, 61 न्यूटन आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 2 बलों को परिणाम के अनुपात, यहाँ पे अनुपात बताया गया कि 3:5 है। तो दोनों बल 60 डिग्री के कोण से झुके हैं, तो इनका परिणामी बल 28 न्यूटन है।
तो दोनों बलों का परिणाम मान ज्ञात कीजिए, यानी अलग अलग बल। तो पहला बल को हम F1 माने और अनुपात के संबंध को 3x मान लिए और F2 को 3x2 मान लिए। अब हम लोग जानते हैं कैसे होते फार्मूला। और इधर जो है रिएक्टेंट का वैल्यू हमको दिया गया है 28 न्यूटन। तो इस साइड में हम लोग 28 न्यूटन को यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे 28 न्यूटन यहाँ पे हम लोग रखे, पहले इसको कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आगे इस तरह का मेरा एक इक्वेशन बन गया। सभी को जोड़ लिए, जोड़ने के बाद देखिए कि इतना हो गया। अब इसका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 7x आएगा। तो r 28 वैल्यू रखे तो x का वैल्यू मेरा कितना आया, 4 आ गया। अब पहले जो हम माने थे अनुपात F1, अब यहाँ पे एक लाइन और हमको लिखना था, लेकिन हम यहाँ पे यहीं से सब समझा देते हैं। F1 बराबर आपका 3x है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 4 है, तो 3 4 12 न्यूटन, यानी F1 का वैल्यू जो है 12 न्यूटन निकल आएगा। और F2 का उसी तरह अगर F2 हमको निकालना है तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, 5x। अब 5 इंटू क्या है, x का वैल्यू क्या है मेरा 4 है, तो 4 5 क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन मेरा मान आ जाएगा। ठीक, तो दोनों को निकालें। हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग को बहुत हद तक समझ में आएंगे, लेकिन अगर हो सकता है कि आपको धुंधला दिख रहा है तो आप जो है हाई क्वालिटी वीडियो करके ही देखिए, और नेट के स्पीड रहने पर देखने पर आपको सुविधा होंगे। और पहले वीडियो जो बनाए थे उसमें थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम था, क्योंकि हम माइक नहीं लगा रहे थे कुछ दिन से। तो जो है अब माइक लगा के भी आपको वीडियो देंगे, साउंड का कुछ प्रॉब्लम उस तरह नहीं होगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 और जो है नोट्स, ये आपको समझाने वाला नोट्स दिया, और एक होता है आपका स्पेशलिस्ट टाइपिंग किया हुआ नोट्स होते हैं, वो भी आपको देंगे। और वो एक वीडियो में दिया हुआ है, उसको प्लेलिस्ट में या आई बटन में आपको, या एंड स्क्रीन, मैंने इस वीडियो के लास्ट तक आप जैसे देखें तो ऑटोमेटिक एंड स्क्रीन में भी दिख जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।